नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। अब सरकारी स्कूलों में भी बच्चों के लिए शुरू होगी वाहन की सुविधा, बनाई जाएंगी ट्रांसपोर्ट विंग। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि जिन गांव में स्कूल ज्यादा दूरी पर हैं, वहां सरकारी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। इसके लिए स्कूल ट्रांसपोर्ट विंग की भी स्थापना की जाए और स्कूल शिक्षक को ट्रांसपोर्ट का नोडल ऑफिसर बनाया जाए। मुख्यमंत्री शुक्रवार को स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। KMP एक्सप्रेस वे पर 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि में 5 बड़े शहर विकसित करेगी हरियाणा सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि घर हर जनमानस की आवश्यकता है। ऐसे में लोगों के घर के प्रति भावनात्मक लगाव के मद्देनजर बेहतर गुणवत्तापूर्वक घर की उपलब्धता मुहैया कराना डेवलपर का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री शनिवार को गुरुग्राम में 2 दिवसीय अर्बन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे के नजदीक सरकार ने 2.5 लाख हेक्टेयर में 5 बड़े शहर विकसित करने का लक्ष्य रखा है। प्रत्येक शहर के लिए कम से कम 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में शहर विकसित किया जाएगा। इन शहरों में भविष्य की जरूरत के हिसाब से सब सुख सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। हरियाणा में किसानों के लिए खुशखबरी, गांव-गांव जाकर किसानों को देंगे फसल बीमा पॉलिसी। हरियाणा के किसानों को उनकी फसल के इंश्योरेंस की बीमा पॉलिसी दी जाएगी। इसका शुभारंभ हरियाणा में कृषि मंत्री JP दलाल और विभाग की अतिरिक्त सचिव डॉक्टर सुमित्रा मिश्रा ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस अभियान का नाम मेरी पॉलिसी मेरे हाथ है। सरकार यह ड्राइव चलाकर प्रदेश के 7.5 लाख किसानों को बीमा पॉलिसी सौंपेगी। पॉलिसी 2021-22 रबी फसलों की होगी। इस पॉलिसी से किसानों को उनकी फसल के लिए काटा गया प्रीमियम और फसल बीमा की पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। इससे खराबा के समय दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी तक ऐसा होता आया था कि किसान की फसल का बीमा हो जाता था, लेकिन दस्तावेज न होने के कारण उसे बीमा पॉलिसी के बारे में जानकारी नहीं होती थी। इसे देखते हुए केंद्र ने बेहतर हल तलाशते हुए किसानों को बीमा पॉलिसी की कॉपी उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। भिवानी पशु मेला अपडेट। घोड़ों में चरखी दादरी तो गायों में अव्वल रहा करनाल। इन पशुओं ने भी सबको छोड़ा पीछे। 38वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी में प्रतिदिन अलग अलग नस्ल के पशुओं की प्रतियोगिताओं में पशुपालकों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिताओं में 2 से 4 दांत अश्व श्रेणी में दादरी जिले के गाँव कारीरूपा के महंत के अश्व ने प्रथम, गाँव असावरी जिला चरखी दादरी निवासी प्रद्युमन के अश्व ने द्वितीय तथा बालसमंद जिला हिसार निवासी पवन के अश्व ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार करनाल जिले के दादूपुर खुर्द निवासी सतवीर सिंह की साहिवाल नस्ल की दुधारू गाय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी BBMB के पूर्व चेयरमैन SK शर्मा ने बोर्ड में पंजाब और हरियाणा की स्थायी सदस्यता खत्म करने के फैसले को गलत बताया है। उनके अनुसार बाहर के सदस्य को प्रदेश की समस्याओं और एरिया की जानकारी नहीं होगी। जब तक उन्हें समझ आएगा तब तक उनका कार्यकाल पूरा हो चुका होगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के नए फैसले के अनुसार अब इन पदों के लिए योग्यता रखने वाला कोई भी आवेदन कर सकेगा। SK शर्मा ने कहा कि BBMB एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है। हर सप्ताह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की डिमांड के अनुसार पानी नहरों में छोड़ते हैं। बिजली पैदा करना BBMB का प्रोजेक्ट नहीं है। राज्यों की भागीदारी ज्यादा मायने रखती है, इसलिए सिंचाई क्षेत्र का स्थायी सदस्य हरियाणा का और विद्युत का स्थायी सदस्य पंजाब का रहा है। सिंचाई की पंजाब, हरियाणा और हिमाचल को जरूरत है। स्थायी सदस्य न होने का खामियाजा राज्यों को भुगतना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी BBMB में पंजाब और हरियाणा की स्थायी सदस्यता खत्म करने का पुरजोर विरोध किया है। भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से जारी बयान में 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश और ओलावृष्टि की वजह से फसलों को हुए नुकसान की तरफ भी सरकार का ध्यान दिलाया गया। उन्होंने कहा कि बारिश के चलते नारनौल, गुरुग्राम, हिसार, भिवानी, रोहतक, सिरसा और अंबाला समेत कई जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद, चरखी दादरी समेत कई जिलों में ओलावृष्टि ने खेतों में भारी तबाही मचाई है। इससे गेहूं और सरसों समेत कई फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है। हुड्डा ने कहा है कि सरकार को इस नुकसान का संज्ञान लेते हुए तुरंत स्पेशल गिरदावरी और मुआवजे का ऐलान करना चाहिए। लगातार कई सीजन से बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और जल भराव का सामना करने वाले किसानों को सहारा देने के लिए सरकार को बिना देरी किए बकाया मुआवजे का भुगतान करना चाहिए।
करनाल में ऑक्सी वन के निर्माण का रास्ता साफ, 9.7 करोड़ की राशि जारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि करनाल में ऑक्सी वन के निर्माण हेतु बिजली विभाग को खंभों तथा तारों को हटाकर भूमिगत करने के लिए 9.7 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे करनाल में ऑक्सी वन बनने की परिकल्पना साकार होगी और ऑक्सी वन के निर्माण से नई पीढ़ी को प्रकृति दर्शन का ऐसा केंद्र उपलब्ध होगा जो उन्हें प्रकृति संरक्षण को प्रेरणा प्रदान करने के साथ साथ पर्यावरण का प्रहरी बनेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने गत वर्ष 5 जून को सेक्टर 4 से मधुबन नहर तक 4.5 किलोमीटर लंबे 80 एकड़ के इस भूभाग पर ऑक्सी वन का शिलान्यास किया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस ऑक्सी वन में 14 तरह के घटक शामिल होंगे, जिसमें चितवन, पक्षी वन, अंतरिक्ष वन, तपोवन, आरोग्य वन, नीर वन, ऋषि वन, स्मृति वन, सुगंध वन, एमपी थिएटर, सूचना केंद्र, पुस्तकालय, लाइट एंड शो, सोविनियर शॉप शामिल होंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि ऑक्सी वन बनाने का उद्देश्य नागरिकों को प्रदूषण रहित स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है, साथ ही मनुष्य को विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा जड़ी बूटियों के साथ पुराने संबंधों को जोड़ने हेतु जागरूक करना है। मौसम अपडेट। दिल्ली समेत इन राज्यों से गर्मी रहेगी दूर, 28 फरवरी से नए पश्चिमी विक्षोभ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएमडी के हवाले से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की जा रही है। अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी और उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम वर्षा हो सकती है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर तेज वर्षा दर्ज की जा सकती है। गन्ना उत्पादकों के लिए खुशखबरी। 10 सहकारी चीनी मिल सोनीपत ने गन्ना पेमेंट जारी की। 10 सहकारिता चीनी मिल सोनीपत से जुड़े गन्ना उत्पादकों के लिए राहत व खुशी भरी खबर है। चीनी मिल प्रबंधन की ओर से गन्ना उत्पादकों के 35 करोड़ 29 लाख रुपए की गन्ना पेमेंट जारी कर दी गई है। चीनी मिल में डाले गए गन्ने की उक्त राशि का प्रतिशत करीब 60% है। मिल प्रबंधन गन्ना उत्पादकों की बाकी बची नकदी जल्द जारी करने की बात कही है। खातों में नकदी आने से किसानों में खुशी का माहौल है। वहीं प्रदेश में पहले स्थान पर आहुलाना चीनी मिल है, जिसने प्रदेश के अन्य चीनी मिलों से ज्यादा किसानों को पेमेंट जारी की है। एमडीयू न्यूज अपडेट। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र जनवरी-फरवरी 2022 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय यानी डीडीई ने शैक्षणिक सत्र जनवरी-फरवरी 2022 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। 11 मार्च से 17 मार्च तक 500 रुपए विलम्ब शुल्क के साथ, वहीं 18 मार्च से 24 मार्च तक 1000 रुपए विलम्ब शुल्क के साथ तथा 25 मार्च से 31 मार्च तक 1300 रुपए विलम्ब शुल्क के साथ एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। प्रोफेसर गिल ने बताया कि ऑनलाइन एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन ब्रोशर विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध है। ओलावृष्टि व बरसात से बर्बाद हुई फसलों के लिए सरकार तुरंत करे स्पेशल गिरदावरी। रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव और मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हुई फसलों की तुरंत विशेष गिरदावरी करवाकर सभी पीड़ित किसानों को तुरंत प्रभाव से मुआवजा देने की मांग की है। जारी बयान में श्री सुरजेवाला ने कहा कि अम्बाला, यमुनानगर, भिवानी, दादरी, नारनौल, गुरुग्राम, रोहतक, फतेहाबाद, सिरसा, महेंद्रगढ़, पलवल सहित प्रदेश के अनेक जिलों में बेमौसमी बरसात व ओलावृष्टि से किसानों का भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि गेहूं, सरसों, सब्जियों तथा अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। सरसों और सब्जियों में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार को तुरंत प्रभाव से सरसों की बर्बाद हुई फसल के लिए 50,000 रुपए प्रति एकड़ व सब्जियों के लिए 40,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से 15 दिन में मुआवजा जारी करना चाहिए। 46,500 पदों के लिए जुलाई में होगा एग्जाम, सितंबर में आएगा रिजल्ट। रीट लेवल 2 रद्द के बाद सरकार ने दोबारा एग्जाम कराने का ऐलान कर दिया है। 46,500 पदों के लिए एग्जाम 23 व 24 जुलाई को होगा। सरकार रीट 2022 में 62,000 पदों पर 3rd ग्रेड के टीचर्स की भर्ती करेगी। 2 चरण में भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। पहले चरण के तहत पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। दूसरे चरण की परीक्षा टीचर्स के सिलेक्शन के लिए होगी। इसमें पात्रता परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी ही आवेदन के पात्र होंगे। पिछले साल 26 सितंबर को आयोजित हुई परीक्षा के लेवल 1 के 15,500 अभ्यर्थियों को अप्रैल के शुरुआती सप्ताह में काउंसलिंग होते ही नियुक्ति दे दी जाएगी। मार्च के पहले सप्ताह में आएगा वीडियो प्री परीक्षा का रिजल्ट। 5,396 पदों के लिए 14 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन। मई में होगी मुख्य परीक्षा। राजस्थान में 5,396 पदों के लिए आयोजित हुई ग्रामीण विकास अधिकारी प्री भर्ती परीक्षा का परिणाम तैयार हो गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार मार्च के पहले सप्ताह में भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद मई महीने में मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा। ऐसे में प्री परीक्षा में कुल पदों से 15 गुना ज्यादा यानी 81,000 अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा के लिए चयन होगा। आपको एक और जानकारी दे दें कि राजस्थान सरकार ने ग्रामीण विकास अधिकारी भर्ती में 1500 पद और बढ़ा दिए हैं।
पुतिन के हाथ नहीं लग सकेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की CIA के स्पेशल एजेंट किसी भी वक्त एयरलिफ्ट कर लेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच अमेरिका और उसकी खुफिया एजेंसियां कुछ इमरजेंसी प्लान तैयार कर चुकी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस और पेंटागन में 2 अलग अलग कंट्रोल रूम काम कर रहे हैं। अमेरिका ने तय कर लिया है कि अगर जंग के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पर कोई खतरा आता है तो CIA के स्पेशल एजेंट्स रातों रात जेलेंस्की को कीव से एयरलिफ्ट करके किसी नाटो देश में सुरक्षित पहुंचा देंगे। इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जनवरी के आखिर में CIA चीफ विलियम बर्न्स यूक्रेन की राजधानी गए थे। यह इमरजेंसी और सीक्रेट विजिट थी। इसका खुलासा न्यूयॉर्क टाइम्स ने कर दिया था। माना जाता है कि उसी वक्त यह तय हो गया था कि अमेरिकी सरकार यूक्रेन को किस तरह और कितनी मदद पहुंचा पाएगी, क्योंकि यूक्रेन अब तक नाटो का मेंबर नहीं है और नियमों के तहत अमेरिका और नाटो उस देश की सीधी सैन्य मदद नहीं कर सकते जो नाटो मेंबर न हो। CIA ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। यूक्रेन पर हमले का तीसरा दिन यूक्रेनी सेना के जज्बे के आगे रूसी फौज के हौसले पस्त। पुतिन के आदेश पर अब सिविलियंस इलाकों में मिसाइल हमले। यूक्रेन पर हमले के तीसरे दिन रूस ने दावा किया है कि उसने 800 यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। इनमें 14 सैन्य हवाई क्षेत्र, 19 कमांड पोस्ट, तो वहीं 24 S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और 48 रडार स्टेशन शामिल हैं। इनके अलावा यूक्रेनी नौसेना की 8 नौकाओं को भी तबाह कर दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस की फौज को यूक्रेनी सेना से करारा जवाब मिल रहा है और इसकी वजह से वो झुंझला गए हैं। खासतौर पर यूक्रेन के उत्तरी इलाकों में उनके हौसले पस्त हो रहे हैं। इसलिए अब कीव समेत दूसरे शहरों के सिविलियन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। दरअसल रूस को यह उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इस लेवल की टक्कर का सामना करना पड़ेगा। इस बीच जर्मनी ने यूक्रेन को 5000 आर्मी हेलमेट्स भेजे हैं। यूक्रेन की मांग 1 लाख हेलमेट्स और हेडगियर्स की थी। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शनिवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी। जेलेंस्की के मुताबिक, मैंने प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांगी है। हमारे देश पर 1 लाख घुसपैठियों ने हमला कर दिया है। हमारे घरों और जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। रिहायशी इलाके जल रहे हैं। आप इस मुश्किल वक्त में हमारी राजनीतिक और बाकी मदद कीजिए। हम चाहते हैं कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में आप यूक्रेन का साथ दें। हम सबको मिलकर इस हमलावर का सामना करना चाहिए। इधर न्यूज एजेंसी AP की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर अमेरिका और नाटो ने जंग में सीधे हिस्सा लिया तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एटमी हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह दावा एक अफसर के हवाले से किया जा रहा है।